Hello students, so let's move ahead in the chapter and let's discuss new points regarding the chapters. So in the previous lecture we have talked about formation of different species. ठीक है, so आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं and we'll talk about origin of life. तो अभी आपको पता चल गया, ठीक है. अभी मैं बात कर दूंगा how are species originating. तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि यार we have evolved from the aquatic animals. कहां से इवॉल्व हुए अपन? एक्वेटिक एनिमल से इवॉल्व हुए. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस वाज, इसे क्या कहा जाएगा? दिस इज एवोल्यूशन. ठीक है, एंड इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. जो बात मैंने पहले भी लिखी थी अभी फिर से लिख रहा हूं, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं और चेंजेस आने की वजह से क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, नाउ लेट्स से देयर अ एक स्पीसीज लेते हैं, देयर सम स्पीसीज. ठीक है, अब ये दोनों स्पीसीज अगर एक दूसरे से आइसोलेटेड हो जाती है, बोथ दी स्पीसीज आर आइसोलेटेड, स्पीसीज ए, ठीक है, और ये स्पीसीज ए ही है, ये भी स्पीसीज ए है, बट बोथ ऑफ दिस स्पीसीज ए आर जियोग्राफिकली एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. Geographically and reproductively isolated. Geographically मतलब this is located at some other habitat, this is located far away from some in some other habitat. ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर. दोनों एक ही स्पीसीज है. नॉर्मली आप जब स्पीसीज की बात करते हो तो स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एबल टू रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स. दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, बट यहां पे ड्यू टू सम ऑफ द रीजन दो स्पीसीज दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट एरियाज, दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इतना दूर है जियोग्राफिकली कि वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं है और एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसलिए दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, एंड स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी दे आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स, काफी सालों से. मैं लिखूंगा कंटिन्यूस टू स्टे फॉर many areas, many years in their geographic. ठीक है, हजारों साल से स्पीसीज ए एक जगह पे रह रही है और दूसरा ग्रुप है स्पीसीज ए का वो दूसरी जगह पे रह रहा है. ओके, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर और वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग अमंग देमसेल्व्स. तो इन अ कोर्स ऑफ टाइम इन दैट मेनी ईयर्स स्पीसीज ए में काफी सारा नेचुरल सिलेक्शन होगा. जो स्पीसीज ए यहाँ पे लोकेटेड है इसमें भी काफी सारा नेचुरल सिलेक्शन होगा, काफी सारा जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा. यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का कुछ और रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का कुछ और रिजल्ट आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएशन होगा, यहाँ पे भी वेरिएशन होगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट क्राइटेरियाज, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट फिनोमिनाज लाइक वेरिएशन, लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट, लाइक नेचुरल सिलेक्शन, दोनों स्पीसीज जो है इनिशियली तो दोनों स्पीसीज सेम थी. वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स, बट फिर क्या हो गया? ये दो स्पीसीज क्या हो जाएगी? दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज वैरायटी. ठीक है, लिखूंगा मैं, दिस बिकम्स स्पीसीज बी एंड लेट्स से दिस बिकम्स स्पीसीज सी. मतलब यहां पे क्या हुआ? एक न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन हो गया, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया.
ठीक है, बट ये दोनों स्पीसीज का ओरिजिन क्या था? दोनों तो स्पीसीज ए से ही ओरिजिनेट कर रही है, बट इन अ कोर्स ऑफ टाइम दोनों स्पीसीज क्या हो गई? सेपरेट हो गई, जियोग्राफिकली एंड रिप्रोडक्टिवली क्या हो गई? आइसोलेटेड हो गई, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं था। ओके, इंटरैक्शन नहीं था मतलब देयर वाज नो जीन फ्लो। मैं यहां पे लिखूंगा नो जीन फ्लो ऑब्जर्व। ठीक है, सो देयर वाज नो जीन फ्लो ऑब्जर्व। जीन फ्लो मतलब स्पीसीज ए इन वाले स्पीसीज के साथ नहीं रिप्रोड्यूस कर रही है, जीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? नो जीन फ्लो इज ऑब्जर्व। ठीक है, एंड दे कंटिन्यू टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स, सो दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, सो मैं लिखूंगा ड्यू टू फिनोमिना लाइक due to phenomena like variation। ठीक है, दूसरा क्या बोला मैंने? नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, a new species is formed from existing species। A new species is formed from the existing, मतलब ये जो था इससे कौन सी बनी? अब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? तो एक तो वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है, एक नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्लस द जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, स्पीशिएशन। ओके, दिस इज नोन एज स्पीशिएशन। क्लियर है? ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, एक्वेटिक एनिमल्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे अर्थ के ऊपर, उसमें से अपना फॉर्मेशन हुआ है। अभी आप अगर कोई भी एक्वेटिक एनिमल को ले लो, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अ फिश, तो यू एंड फिश वी डू नॉट कंपेयर विथ ईच अदर। ओके, देयर माइट बी सम फीचर्स दैट वुड मैच, बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स डोंट मैच। तो अभी क्या हो चुका है? वी आर टोटली डिफरेंट from them, we are a different species। but ऐसा क्यों हुआ? because at that particular time जो aquatic animals थे, some of the aquatic animals would have tried to come on the land, पानी में से जमीन पर आने की कोशिश करी होगी, और फिर वो जमीन पर रह गए। जमीन पर रहने के बाद उनमें और डेवलपमेंट हुआ, सबके सब जमीन पे नहीं आ गए। some of them stayed in the water, some of them they came out, okay, and the ones which came out they developed into the humans maybe, and different types of animals। ठीक है, जैसे कि आप बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट द एम्फीबियंस। सो वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स, वी हैव टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड वी हैव द एम्फीबियंस एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का क्या काम होता है? एम्फीबियंस आपके एक्वेटिक एनिमल्स के बीच में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बीच का एक लिंक है। इट इज अ लिंक बिटवीन द एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, मतलब इट इज ऑल रिलेटेड। क्लियर है? So formation of a new species from a pre-existing species, that is termed as speciation। ठीक है, जो जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है स्पीशिएशन के लिए मैंने मेंशन कर दी है। फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, स्पीशिएशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो स्पीशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जियोग्राफिकल isolation, reproductive
isolation, variation, then we have the natural selection, and then there is genetic drift. ठीक है, because of all these phenomena, all these factors, there would be formation of a new species. So we are the result of speciation. We have undergone this all the phenomena, and that is the reason we are existing. ठीक है. Now अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो यहां पे मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि टर्म्स अपन लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है. Then there is another term which is in the textbook, that is classification, and there's another term that is hierarchy. ये सब टर्म आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. हायरार्की. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपके फीचर्स है. कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे? आर डिटेल्स और अपीयरेंसेस और बिहेवियर इन ऑफ अपीयरेंसेस और बिहेवियर, डिटेल्स ऑफ अपीयरेंसेस और बिहेवियर. ठीक है, या फिर बिहेवियर बोल सकते हैं. डन. अगर एग्जाम्पल इसका लेना है तो आई कैन पुट इट एज लिम्स. वी हैव 4 लिम्स, 1 2 3 4. ठीक है, फिर वी हैव 2 आईज, वी हैव अ सिंगल नोज. ओके, तो ये क्या हो? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी अपनी. वी हैव 4 limbs out of which 2 are legs, 2 are hands. We have 2 eyes which are located in this position. ठीक है, we walk upright. Erect posture में लिखूंगा. We walk on 2 legs, that is bipedal locomotion. 2 पांव पे चलने वाले एनिमल्स. तो ये क्या? ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है. दिस आर आवर कैरेक्टरिस्टिक्स. वैसे हर एक एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक होती है. कोई 4 पांव पे चलने वाला होता है, ओके, कोई कार्निवोर होता है, कोई हर्बीवोर होता है. ठीक है, कोई फोटोसिंथेसिस करता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. फिर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सीरीज ऑफ ग्रुप्स. Arrangement of organism in a series of groups based on physiological biochemical, anatomical, और other relationships. ठीक है. सो आप यहां पे क्या करोगे? जो एनिमल्स है उन एनिमल्स को ग्रुप करते हो. ओके,
डिपेंडिंग ऑन कि यार उसका अपीयरेंस क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि यार कौन से केमिकल्स उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन एनाटॉमिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड हायरार्की क्या है, तो ये जो ग्रुप्स बनेंगे क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे अपन जो ग्रुप्स बनाएंगे इन द सीरीज ऑफ ग्रुप जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो उन ग्रुप्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं इज अ टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ टाइप ऑफ सोशल organization in which individuals are ranked, in which organisms are ranked according to the status, according to their status या फिर their dominance। ठीक है, सो ये 3 टर्म्स आपको आने चाहिए टेक्स्ट बुक में, देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन एंड हायरार्की। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी एनिमल को आप ग्रुप कर सकते हो, ओके, और उसको आप एक डिफाइनेट हायरार्की में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ if I talk about the characteristics of organism, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट आप सबको पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सेल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, सो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, प्रोकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, किसी किसी के केस में तो आई कैन पुट इट एज सेल्स के पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, नो न्यूक्लियस, सो दोज आर टर्म्ड एज eukaryotes, and cell with well developed nucleus, those are termed as eukaryotes. Those are termed as eukaryotes। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिजम्स है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले, they can be unicellular or they can be multicellular। So organisms with well developed nucleus are यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेल्युलर, और
and multicellular. ठीक है, अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो सकते हैं? दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, they can be photosynthetic or they can be heterotrophic. Multicellular organism can be photosynthetic or heterotrophic. और हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? Some of the multicellular organisms they have the internal skeleton. These are the basic characteristics. Some of the some organisms have endoskeleton, that is the skeleton inside the body, while some have exoskeleton. When I say skeleton, it is not obviously always going to be bones. It could be a hard structure as well. ठीक है, तो some organisms have endoskeleton while some have exoskeleton. ठीक है, so these are some of the basic characteristics which we observe in living organisms. मल्टीसेल्युलर हो सकता है या फिर यूनिसेल्युलर हो सकता है, प्रोकैरियोट हो सकता है, यूकैरियोट हो सकता है या फिर एकैरियोटिक हो सकता है. ठीक है, प्लस फोटोसिंथेटिक हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एंडोस्केलेटन अंदर की तरफ हो सकता है, स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी, और देयर इज एन हार्ड कवरिंग आउटसाइड द बॉडी व्हिच इज टर्म्ड एज द एक्सोस्केलेटन. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट ट्रेसिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अभी एक सिंपल सी मैं बात करूं तो आप और आपका जो भाई है या आपका जो भी सिबलिंग है दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड. लेट्स से दिस कपल ए एंड बी कपल जो है दे गॉट मैरिड एंड दे हैव 4 किड्स. ठीक है, अगर इनके रिलेशनशिप की बात करें, इंटर रिलेशनशिप की बात करें या जेनेटिक मेकअप की बात करें तो ऑब्वियसली इनमें सिमिलैरिटी, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट द सिमिलैरिटी इज गोइंग टू बी हायर. द सिमिलैरिटी इज गोइंग टू बी द हायर. So this 4 kids, they are going to be, जो सिमिलैरिटी है इनके बीच में ज्यादा होगी. ठीक है, नाउ लेट्स से दिस फेलो is this son. If this is a male, he's got a sister and the sister is married to somebody else. See in genetics, the square represents the male. ठीक है, तो and the circle represents the female. तो इनको भी बच्चे, there are 2 girls and 2 boys. ठीक है,
अभी अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटी की, इसके और इसके बीच में सिमिलैरिटी कंपेयर टू दिस टू क्या रहेगी? द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस टू, अगर इनकी बात करें तो यार इनकी सबकी सिमिलैरिटी क्या है? Their similarity is higher. But if we talk about similarity between this family or the kids belonging to this family and kids belonging to this family, तो similarity है, but it is not going to be higher compared to the similarity between each sibling. ठीक है, यहां लिखूंगा some similarity is प्रेजेंट, ठीक है, नॉट ऑल, सिमिलैरिटी हायर नहीं होगी, इसके और इसके बीच की सिमिलैरिटी कंपेयर टू इसके और इसके बीच की सिमिलैरिटी क्या रहेगी? दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, ओके, दे बोथ आर ऑल्सो सिमिलर, ओके, बट नॉट मोर सिमिलर, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में भी सिमिलैरिटी तो है, बट सम सिमिलैरिटी इज प्रेजेंट, नॉट ऑलमोस्ट ऑल द सिमिलैरिटी, because they belong to the same ancestor. ये जो बच्चे हैं इनके जो दादा दादी है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ मेल, सो फॉर दिस चिल्ड्रन ये जो दादा दादी है आर कॉमन, एंड फॉर दिस किड्स दिस इज अ फीमेल, तो ये जो नाना नानी है ये कॉमन रह गए। तो ये जो पूरा फैमिली है इनमें सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में है, बिकॉज दे आर शेयरिंग दी सेम एंसेस्टर बोल सकते हैं, ये लोग एक सेम एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, दैट इज द ग्रैंड पेरेंट्स। अगर कोई दूसरी फैमिली के बीच में अगर आप इंटर रिलेशनशिप या सिमिलैरिटी की बात करते हो तो सिमिलैरिटी डेवलप नहीं हो पाती, बिकॉज इनका एंसेस्टर कोई सेम नहीं है दूसरी फैमिली का। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई दूसरी फैमिली बना देता हूं, there's a female, there's a male and they have let's say a girl and a boy। तो ये जो फैमिली है ये तो इनके साथ मैच नहीं होने वाली, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दिस फैमिली इज नॉट शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर, बट ये दो फैमिली जो है दिस टू फैमिलीज आर शेयरिंग द सेम एंसेस्टर, दिस फैमिली इज नॉट शेयरिंग द सेम एंसेस्टर, तो जो सिमिलैरिटीज है वो देखने को नहीं मिलेगी। इनके और इनके बीच में तो सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, बट इस फैमिली के बीच में और इस फैमिली के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, बट ये दोनों बच्चों के बीच में तो ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी, ये दोनों बच्चों के बीच में तो ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी बिकॉज ये एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, बट ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज कम हो जाएगी, होगी बट कम होगी। अब क्यों सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है? बिकॉज इनका जो एंसेस्टर है, इस फैमिली का जो एंसेस्टर है और इस फैमिली का जो एंसेस्टर है वो क्या है? सेम है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो अगर मैं सिमिलैरिटी ढूंढ लेता हूं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, if I find out the similarity, it becomes easier for me to trace down the ancestors। सीधी सी बात हो गई, tracing evolutionary relationship becomes easier if relationship between two species between two species is found। ठीक है, रिलेशनशिप या फिर आप बोल सकते हो सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अगर मैं दो स्पीसीज के बीच में, आई एम सॉरी, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर सिमिलैरिटी ढूंढ लेता हूं या कोई लिंक ढूंढ लेता हूं या रिलेशनशिप ढूंढ लेता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप इन्हें ट्रेस डाउन करोगे तो इनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो क्या होंगे? सेम एंसेस्टर्स होंगे। They're going to have the same ancestors because they have the grandparents same है। वाले केस में तो मैच नहीं होने वाला ना, क्योंकि एंसेस्टर मैच ही नहीं होगा।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स का, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मैं पहले दूंगा, दैट इज limbs of the frog, limbs of frog, limbs of lizard, okay, limbs of human and limbs of bird या the wings of bird, ठीक है। अगर ये चारों स्ट्रक्चर को देखो तो ये चारों स्ट्रक्चर की जो बेसिक डिजाइन है, बेसिक स्ट्रक्चर या डिजाइन की अगर बात करें तो वो क्या है, सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर या डिजाइन सेम है, बट फंक्शंस डिफरेंट। जो फ्रॉग अपने लिम्ब से कर सकता है वो आप अपने लिम्ब से नहीं कर सकते हो। जो लिजार्ड अपने लिम्ब से कर सकती है वो आप अपने लिम्ब से नहीं कर सकते हो। ओके, जो बर्ड अपने लिम्ब से कर सकती है, विंग्स है ना, उसका जो विंग्स होते हैं दैट इज द पार्ट, दैट इज द फ्रंट लिम्स, ओके, अपर लिम्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ओके, फ्लाई कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ये चारों का जो लिम्स है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सेम है, बट फंक्शंस आर डिफरेंट। तो सच ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। इनको क्या बोल सकते हो, होमोलोगस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है तो वी कैन ऑल्सो टर्म दैट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो सेम। as they share same basic structure or design, as they share same basic structure or design, we can think that the point of origin of the above organism is same, ठीक है। इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं ना। सो बिकॉज यहाँ पे इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन इनके लिम्स का वो सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटाट, ओके। तो वी कैन टर्म देम कि यार दे हैव द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब दे शेयर द सेम एंसेस्टर्स, ये सेम एंसेस्टर्स को शेयर करते हैं, ये अपन बोल सकते हैं। दूसरी जो बात है दैट इज एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन्स की बात करें तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट। ये दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, कॉमन क्या चीज है, सेम फंक्शन, but the basic structure is different.
सेम फंक्शन बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एज द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, एज बेसिक स्ट्रक्चर is different, they do not show interrelationship or they do not show common ancestors, या फिर they do not show same point of origin. As the basic structure is different, it do not show common ancestors or the same point of origin. ठीक है? अगर मैं विंग्स के बर्ड के विंग्स की बात करता हूं, so that is the modified arm, is the modified limb. But अगर मैं wings of bat की बात करता हूं, so that is the modified palm, not the limb. ठीक है? तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं मैं, wing of a bird is modified forelimb. It is a modified forelimb, while wing of a bat, it is modified palm. ठीक है? बर्ड में ये पूरा पोर्शन मॉडिफाई होकर विंग बना है, बैट के केस में ओनली दिस पोर्शन इज फॉर्मिंग अ विंग। ठीक है? सो विंग ऑफ अ बैट इज अ मॉडिफाइड पाम, इसे पंजा कहा जाता है, पाम कहा जाता है। ठीक है? एंड विंग ऑफ अ बर्ड इज द मॉडिफाइड फोरलिम्ब। ठीक है? सो द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट द फंक्शंस आर सेम, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज डिफरेंट एज वेल। Such organs are known as analogous organs. ठीक है? Now talking about the fossils. Fossils की बात करते हैं तो preserved traces, जो ऑर्गेनिजम्स के बच जाते हैं हजारों साल से, जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, जो उनके हार्ड पार्ट्स है, जो नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी डिग्रेड हो जाती है, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, बट सम ऑफ द पार्ट्स विच आर हार्ड, फॉर एग्जांपल द बोन्स, ओके, बोन्स आर हार्ड पार्ट, तो वो मे बी सर्वाइव कर पाते, वो डिग्रेड नहीं हो पाते। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, इफ दैट ऑर्गेनिज्म डाइज एंड इट इज कॉट इन अ हॉट मड, गर्म मिट्टी में अगर वो मर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, गर्म मिट्टी की वजह से जो उसका डिग्रेडेशन का प्रोसेस है स्लो हो जाएगा, प्लस गर्म मिट्टी में उसका प्रिंट रह जाएगा। जब वो गर्म मिट्टी कूल डाउन हो जाएगी तो जो प्रिंट है वो प्रिंट एज इट इज रह जाएगा उसकी बॉडी का उस मिट्टी के ऊपर, और फिर उसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर्स फॉर्म होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिंट मिल जाएगी किसकी, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच यूज्ड टू सर्वाइव लॉन्ग ईयर्स बैक। ठीक है? सो fossils are preserved traces of living organism that survived or that existed million of years ago. ठीक है? What are fossils? Preserved traces of living organisms that existed million of years ago. ठीक है? Now, how do we find out? There's a process. जैसे कि एक फॉसिल मिला अपन को आर्कियोप्टेरिक्स का,
किसका फॉसिल है? आर्कियोप्टेरिक्स का। ठीक है। सो आर्कियोट्रिप्स की अगर बात करते हैं तो आर्कियोट्रिप्स के फॉसिल को स्टडी करने से क्या पता चलता है? सो इट हैड feathered wings. It had feathered wings. It had a beak. It had pointed teeth and it had a tail. आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो फॉसिल अपने पास अवेलेबल है उसको स्टडी करा तो स्टडी करने पे क्या पता चलता है कि यार उसके पास तो फेदर्ड विंग्स भी थे, उसके पास बीक भी थी और पॉइंटेड टीथ भी थे और टेल भी थी। अगर आप यहां पे ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स देखो और अभी के कोई ऑर्गेनिज्म के साथ आप इनको मैच करने की कोशिश करो तो ऊपर के दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके साथ मैच होते हैं? दे मैच विद द बर्ड। और नीचे के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पॉइंटेड टीथ and tail. These are the characteristics of what? These are the characteristics of reptiles. ठीक है। That means Archaeopteryx क्या है? Archaeopteryx is the connecting link between birds and reptiles, between the birds and the reptiles. ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल। आपको फॉसिल मिलेगा तो आप फॉसिल को स्टडी करके आप पता लगा सकते हो कि यार किससे रिलेटेड है और इससे क्या होता है, एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, इससे जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो उनके बारे में पता चलता है, जो अभी के ऑर्गेनिजम्स है वो किसके साथ लिंक करते हैं, वो कहां से ओरिजिनेट हो क्या है उनके बारे में पता चलेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फॉसिल्स। अगर फॉसिल्स की बात करें, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स पता लगाना है कि कितना पुराना है, तो एक तो सिंपल सा तरीका है, जैसे आप डिग करते जाओगे जितना नीचे आपको फॉसिल मिलेगा वो उतना पुराना है, जितना ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट स्ट्रैटास बनाता हूं सॉइल के, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल आई एम डिगिंग और मुझे कोई फॉसिल यहां मिलता है, कोई फॉसिल यहां मिलता है, कोई फॉसिल यहां मिलता है, सो डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस इन द स्ट्रैटा वी कैन कंक्लूड दैट कि सबसे पुराना फॉसिल कौन सा है, मतलब द फॉसिल विच इज लोकेटेड ऑन द डीपेस्ट पोजीशन, फॉसिल लोकेटेड at the deepest position while digging is the oldest fossil। सिंपल सी बात हो गई, जो फॉसिल एकदम नीचे लोकेटेड है, डीप लोकेटेड है, ओके, बाकी के फॉसिल्स चलो यहाँ पे लोकेटेड है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट डिगिंग तो पहले मुझे ये मिलेगा, बाद में ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, मतलब द वन विच इज द एट द डीपेस्ट इज द ओल्डेस्ट फॉसिल। ठीक है। दूसरा तरीका, दिस इज वन ऑफ द वेज, दूसरा तरीका इज another way to dating fossil is by detecting the ratio, by detecting the ratio of different isotopes of the same element isotopes of the
same elements in the fossil material. मतलब फॉसिल के पास जो मटेरियल है उसमें जो आइसोटोप्स है और अभी के टाइम में जो मटेरियल है, अभी की जो नेचर में मटेरियल है उसके पास जो आइसोटोप्स है उनका आप रेशियो निकाल सकते हो बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। तो इससे क्या पता चल जाएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि यार कितना पुराना है। सो दो तरीके, एक तो डिग करके आप पता लगा सकते हो, दूसरा बाय फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि यार एवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक बात करें तो अपन अगर ह्यूमन आई की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन आई का जो ओरिजिन था, इट वॉज इन अ फ्लैटवॉर्म नेम्ड प्लानेरिया। एक फ्लैटवॉर्म जो था नेम प्लानेरिया, उसके अंदर ओरिजिनेट हुई थी। और प्लानेरिया में जो आई भी नहीं बोल सकते, आई स्पॉट बोल सकते हैं। ठीक है, आई स्पॉट डेवलप हुए थे एंड दिस आई स्पॉट वर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डार्क एंड लाइट। differentiate between dark and light। ठीक है, इतना ही डिफरेंशिएट कर पाती थी पहले जो आंखें डेवलप हुई थी प्लेनेरिया में, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फर्दर डेवलपमेंट, इस कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट फर्दर हुआ and then it developed into जो आई की आप आज बात कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कलरफुल वर्ल्ड देख सकते हो, यू आर एबल टू ऑब्जर्व कलरफुल ऑब्जेक्ट्स। ओके, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन। तो ये जो है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन। हाउ डिड द आइज डेवलप? सो इनिशियली दे वर आई स्पॉट्स, able to detect the dark and the light, but later on further development took place. It took many years and that resulted into the eye which is able to see different colorful material। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इनिशियली जो फेदर्स डेवलप हुए थे, फेदर्स का यूज क्या था? Feathers were developed in the animals earlier for insulation। Insulation के लिए, that is to preserve heat, गर्माहट देने के लिए। But क्या हो गया? These feathers they developed further अभी किस काम में आ रहे हैं? They used for flying। ठीक है, समझ में आया? सो अगर बर्ड्स की बात करते हैं ना, तो पहले दिस इज फेदर्स का डेवलपमेंट हुआ था डायनासोर्स में। ठीक है, अभी फेदर्स आपको किस में दिख रहे हैं? आपको बर्ड्स में फेदर्स दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हो birds are relatives of dinosaurs। और डायनासोर किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे? सो डायनासोर दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। मतलब birds are relatives of reptiles, the closest relative of the reptile। क्यों? क्योंकि birds इस चीज को फ्लाइंग में यूज कर रहे हैं, किसको? फेदर्स को। ठीक है, इन द केस ऑफ डायनासोर्स द फेदर्स वर यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर इंसुलेशन, टू प्रिजर्व हीट, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड।
ठीक है। सो आप देख रहे हो कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, अपने अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनको चेंज किया, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया है। ठीक है, जो चीज ठंड से बचाने के लिए बनाई गई थी उसको आगे जाके किस काम में यूज किया जा रहा है, फ्लाइंग के काम में यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसे अपन एक बात कर रहे थे आगे, नेचुरल सिलेक्शन। एक और जो टर्म एसोसिएटेड है जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखो तो वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स अवेलेबल। लेब्राडोर है, जर्मन शेपर्ड्स है, पोमेरियंस है, पिटबुल है, अ लॉट ऑफ देम। बट ये सब का ओरिजिन जो है, इफ आई टॉक अबाउट अ लैब्राडोर, या फिर इफ आई टॉक अबाउट अ जर्मन शेपर्ड, इफ आई टॉक अबाउट पिटबुल, इफ आई टॉक अबाउट पग, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द साइबेरियन हस्की, तो जितनी भी डॉग की ब्रीड्स मैं बता रहा हूं, दिस आर ब्रीड्स, स्पीसीज तो सेम है। ओके, ये जितनी भी डॉग की ब्रीड्स अवेलेबल है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, वो वाइल्ड डॉग्स में से ओरिजिनेट हुई है। और ये नेचुरली नहीं हुई है, ये अपनी वजह से हुई है। वी हैव reproduced, we have made these dogs reproduced, selecting different characteristics. So this is known as artificial selection. डॉग्स के अलग अलग कैरेक्टर्स को चूज करके अपन ने डॉग्स को रिप्रोड्यूस करवाया है। वी डिड इट, सो इट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर इनिशियली आप देखो तो सिर्फ वाइल्ड डॉग्स अवेलेबल होते थे, पग है, जर्मन शेपर्ड है, लैब्राडोर्स है, ये सब चीजें नहीं थी। अभी आप देखते हो इतनी सारी वेराइटीज ऑफ डॉग्स आपको देखने को मिलती है, ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आपको देखने को मिलती है। बट दिस इज ऑल डन बाय अस, बाय द मेथड नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आपको जो कैरेक्टर्स डॉग्स में पसंद थे, उन कैरेक्टर्स वाले डॉग्स को आपने ज्यादा रिप्रोड्यूस कराया, तो उस टाइप के डॉग्स रिप्रोड्यूस हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हो एक डॉग ब्रीड की, पग, या फिर आप पिटबुल की बात करते हो, या फिर कोई भी डॉग की बात करते हो जिसका फेस नॉर्मल डॉग से मैच नहीं होता है, जैसे पंच फेस होता है ना, दे हैव दिस राउंड फेस। अ डॉग इज नॉट सपोज्ड टू हैव अ राउंड फेस। जैसे पग का फेस राउंड होता है, नोज अंदर की तरफ होती है, दिखने में भले क्यूट दिखता है, बट अ पग या फिर पिटबुल है, दे हैव दिस ब्रीदिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन डन बाय अस। आपको तो देखने में अच्छा लगा तो आपने सिलेक्ट कर लिया, बट एक्चुअल में वो जो पर्टिकुलर एनिमल ब्रीड है, पग है, वो क्या कर रहा है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग इश्यूज, इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। अगर नेचर सिलेक्ट करता है इस चीज को, तो वो एनिमल, ये एनिमल सर्वाइव कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसको तो ब्रीदिंग इशू है, और नेचर में तो ये कैरेक्टर इज नॉट सुटेबल। ब्रीदिंग इशू वाला ऑर्गेनिज्म थोड़ी सर्वाइव कर सकता है। बट एज इट इज नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी एज इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये ब्रीड्स आपको एग्जिस्ट करती हुई दिख रही। ठीक है, तो अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं। सो वहां पे मैं नेचुरल सिलेक्शन का अगर एग्जांपल लेता हूं, सो वी हैव, सब्जी की बात करें तो कॉलीफ्लावर है, देन वी हैव ब्रोकली, then we have kale, then we have red cabbage, ठीक है, या फिर इफ आई टॉक अबाउट कोलराबी, ये डिफरेंट वैरायटीज है, और ये डिफरेंट वैरायटीज का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से है, सो दे हैव बीन ओरिजिनेटेड from wild variety of cabbage that existed many years ago, तो wild cabbage के फ्लावर आपको पसंद आ गए, तो आपने ये वाले कैरेक्टर को डेवलप किया, और ये डेवलप हुआ इनटू कॉलीफ्लावर। अगर आप कॉलीफ्लावर को देखो तो इट्स एक्चुअली व्हाट, इट्स द फ्लावर ऑफ द प्लांट।
ठीक है. देन देयर इज ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली इज ऑल्सो द फ्लावर्स. देन देयर इज केल, केल आर द लीव्स, ठीक है. देन देयर इज रेड कैबेज, दिस आर ऑल्सो द लीव्स. एंड देयर इज द कोलराबी, ठीक है. मतलब आपने वाइल्ड कैबेज में से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू, मतलब आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद थी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट किया और प्लांट को ब्रीड कराया. जैसे यहाँ पे मुझे पसंद था कि यार डॉग का फेस एकदम राउंड होना चाहिए, तो मैंने उस राउंड फेस वाले डॉग्स को रिप्रोड्यूस कराया. मुझे फ्लावर्स पसंद थे तो मैंने फ्लावर्स वाले पार्ट को प्लांट के रिप्रोड्यूस कराया. सो दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है. और प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड इट, इसलिए इट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. नेचर के सिलेक्शन की वजह से ये चीजें नहीं बनी है, अपने सिलेक्शन की वजह से ये चीजें बनी है, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, सो हमेशा ये एक बात आती है कि यार एवोल्यूशन लीड्स टू प्रोग्रेस. ओके, एवोल्यूशन से प्रोग्रेस होता है क्या, ठीक है. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट अभी राइट नाउ आप देखो तो द लेटेस्ट फोन इज आईफोन 11. ओके, 11 का कोई वर्जन अवेलेबल है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है. बट दैट डजंट मीन कि इनिशियली जो आईफोन आया था, सबसे पहला जो आईफोन आया था वो बेकार है. उस टाइम पे जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो आईफोन अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब भी जिस ईयर में हुआ हो. अभी के टाइम पे जो आईफोन है, आईफोन 11 मैक्स या जो भी है, वो अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट है. मतलब एवोल्यूशन से चीजें बेटर नहीं हो रही है, ठीक है. एवोल्यूशन चीजों को बेटर नहीं कर रहे. यू कैन नॉट कंपेयर देम कि अपने जो एंसेस्टर्स थे, अपने एंसेस्टर्स लेस डेवलप्ड थे, नहीं. अपने एंसेस्टर्स उनके टाइम पीरियड के हिसाब से अच्छे से डेवलप्ड थे, अपन अपने टाइम पीरियड के हिसाब से अच्छे से डेवलप्ड है. सो देयर शुड बी नो कंपैरिजन, देयर शुड बी नो थिंग लाइक प्रोग्रेस कि यार एवोल्यूशन से प्रोग्रेस होता जा रहा है. नो, एवोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है. एवोल्यूशन आपको आपके हैबिटाट, आपको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप कर रहा है. तो उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस हैबिटाट के हिसाब से था. अभी के ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट अभी के एनवायरनमेंट, अभी के हैबिटाट के हिसाब से था. तो यू कैन नॉट टर्म दैट एवोल्यूशन लीड्स टू प्रोग्रेस. बट आप ये बोल सकते हो कि एवोल्यूशन एनवायरनमेंट और हैबिटाट के हिसाब से आपको बेस्ट बनाता है, ठीक है. इज इट क्लियर. नाउ हमेशा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यार वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द मंकीज. तो यार मंकीज अभी क्यों देखने को मिल रहा है, मंकीज नहीं देखने को मिलने चाहिए ना. इफ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द मंकीज, व्हाई डू वी सी मंकीज राइट नाउ. ओनली ह्यूमंस वुड हैव बीन एग्जिस्टेड. चिंपैंजीज को आप देख लो, आप ओरेंगुटान को देख लो, इन सबको अगर आप देखते हो तो are they our ancestors? Have we originated from a chimpanzee? Have we originated from another monkey breeds? So the answer to this is no. We have not originated from a chimpanzee or a orangutan. We have originated from a common ancestor. जो अपना ancestor है वो सेम है, ठीक है. जैसे कि there is gorilla. Okay, gorilla की बात कर लेते हैं. Then there is orangutan, chimpanzee, chimp, and then we have the humans. ठीक है. This all the organism, they have a common ancestor. ठीक है. We share a common ancestor. क्लियर है. तो ये जो दिमाग में बात है, आपने काफी बार सुना होगा कि मंकी से इवॉल्व हो क्या है, यहां से इवॉल्व हो क्या है. नहीं, इवोल्यूशन इज नॉट एग्जैक्टली दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज, बट वी शेयर द कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, बात दिमाग में बिठा लेना. नाउ अगर ह्यूमन को ट्रेस डाउन करें
ह्यूमन को ट्रेस डाउन करें तो दे हैव बीन ट्रैक्ड बैक टू अफ्रीका, है ना। ह्यूमंस को आप बोलते हो, वी हैव अ टर्म होमो सेपियंस। होमो इज जीनस, सेपियंस इज स्पीसीज, और जो मॉडर्न मैन की आप बात करते हो दैट इज होमो सेपियन सेपियंस, ठीक है। सो जो फर्स्ट मैन जो बना था विच हैड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अस, दैट वाज टर्म्ड एज द होमो सेपियन, ठीक है। सो हुआ क्या, ओरिजिन कहां है, अफ्रीका में है। बट व्हाट हैपेंड, लेट्स से देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, सम ऑफ द पीपल दे वांट टू मूव टू यूएस, ठीक है। कोई पढ़ाई के लिए यूएस में जाना चाहता है, कोई दूसरे काम के लिए यूएस में जाना चाहता है, किसी को इंडिया में ही रहना है, ओके। किसी को somebody wants to move to a rural part, ठीक है, मुझे खेती करनी है, ठीक है। किसी को यूएस चले जाना है, मतलब a different group of people they want to live different lifestyle and according to their decision they move to different parts of the world. कोई बोलेगा यार मुझे तो I want to have a home near the sea, कोई बोलेगा I want to have a home at the top of the mountain, और वो वहीं रहने लग गए, and they started staying there for many years. तो अब क्या होगा, जो अपन ने बात करी, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, उनके अंदर चेंजेस आएगी. अ पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन द यूएस फॉर लेट्स से मोर देन 20 years, अगर वो इंडियन ही था बट वो वहां चला गया रहने, 20 साल के बाद वापस इंडिया में आता है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व सर्टेन चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग एंड द बिहेवियर. है तो इंसानी, है तो ह्यूमन ही, बट क्या हो गया, चेंजेस आ गए, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है. बट जो ओरिजिन है वो कहां से, लेट्स से इंडिया से मूव करके गया, बट यहां पे मैं बता रहा हूं दे वर इन अफ्रीका एंड दे स्टार्टेड मूविंग, they started moving to Philippines, they started moving to Australia, started moving to America, East Asia, Indonesia, South Asia, Central Asia, Eurasia, South Asia, and let's say Central Asia, ठीक है. So the first human जो था that was found in, उसको आप ट्रैक डाउन कर सकते हो कि वो अफ्रीका में था. But after development, after the population increased, some of the population they moved away from Africa, some of the population they stayed in Africa, ठीक है. और जैसे जैसे वो दूर होते गए, ठीक है, they developed different characteristics, ठीक है, they developed different features, but the root is the same. है तो होमो सेपियंस ही, डिफरेंस कहाँ पे आ गया, उनके हैबिटेट में डिफरेंस आ गया, उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस आ गया. और उस टाइम पे क्या होता था, वंस यू स्टार्ट मूविंग, आप चले गए तो उस टाइम तो व्हीकल्स थे नहीं ना, तो यू कैन नॉट कम बैक, ठीक है. तो फिर से आप स्टार्ट पॉइंट पे नहीं आ सकते. मे बी ये जो पॉपुलेशन मूव किया, ये जाके इनसे भी मिला, इनसे भी मिला, इनसे भी मिला, ठीक है. तो डिफरेंट मिक्सिंग हुआ, बट कमिंग बैक वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से आपको डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन डिफरेंट जगहों पे देखने को मिलती है. क्लियर है? Done. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and we'll talk about new details regarding a new chapter. So go through the chapter properly, go through the textbook properly, and let me know if you have any doubts. Drop me a message. Thank you so much.